नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान में फसल पढ़े, जो कि आप पढ़ चुके हैं। धान पढ़ चुके हैं, गेहूं पढ़ चुके हैं, अब मेज पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे हम अगली क्रॉप्स, आपकी जौ है जो कि बारले, उसके बाद पढ़ेंगे ज्वार जो कि सोरगम, फिर बाजरा। हाँ देखिए, एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पर दो टर्म में आपका स्लाइड बना है। एक इंग्लिश टर्म पूरी अलग है और हिंदी वाली अलग। मैं आपको इंग्लिश लेकर चलूँगा, इंग्लिश की हिंदी बताते हुए चलूँगा, लेकिन इसका पूरा हिंदी में डिटेल आपको नीचे मिलेगा, तो आप लोग परेशान ना होए। अब यहाँ पे इंग्लिश लेकर चलेंगे, इसी का सेम नीचे आपको हिंदी मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं आपकी क्रॉप बारले, जिसका हिंदी नाम है जौ। बारले का हिंदी जौ। अब जौ का वानस्पतिक नेम या साइंटिफिक नेम क्या होगा? हार्डियम बल्गेयर। हार्डियम बल्गेयर। क्रोमोसोम नंबर मीन्स गुणसूत्र संख्या 14। जौ का साइंटिफिक नेम हार्डियम बल्गेयर और गुणसूत्र संख्या 14। हाँ, कौन सी फैमिली होगी? तो हम पढ़ रहे हैं सीरियल की कौन सी फैमिली होगी? ग्रेमिनी या तो पोएसी। ग्रेमिनी या पोएसी। जौ का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? तो इसका है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, या आपको कहीं कहीं मिलेगा एशिया एंड इथोपिया। साउथ ईस्ट एशिया या तो एशिया एंड इथोपिया। अब देखेंगे कि बारले का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी महत्वपूर्ण, इसमें क्या क्या ऐसा गुण पाया था जो ह्यूमन या एनिमल के लिए महत्वपूर्ण होता है। इम्पोर्टेंस में पहले देखेंगे कि सबसे अधिक इसका उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। चाइना हैज़ फर्स्ट रैंक फॉर द प्रोडक्शन। चाइना में जौ का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, इसका फर्स्ट रैंक है। और इंडिया का जौ का प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है? 6वां रैंक। भारत में जौ का उत्पादन के लिए इसका 6वां रैंक माना जाता है। हाँ, पूरे क्रॉप जैसे कि आप गेहूं देखें, धान देखें, बाजरा, ज्वार, इन सब क्रॉप्स में बारले का कौन सा स्थान है? तो है आपका 7वां स्थान। जैसे होगा कि आपका धान पहला स्थान है, गेहूं दूसरा स्थान, ज्वार तीसरा स्थान, इसी तरह इसका 7वां स्थान है। अब देखते हैं कि इंडिया में सबसे अधिक जौ का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? वो आपका है यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा। यूपी में जौ का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हाँ, एक है कि सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप का मतलब होता है कि जौ एक ऐसी क्रॉप है, यदि आपका खेत पूरी तरह से सॉल्ट खेत में है, लेकिन उसमें भी ये उगने की क्षमता रखता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई, पूछेगा कि इसमें से निम्न में से कौन सा क्रॉप सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है? लवण सहनशीलता क्रॉप, तो आपकी आ जाएगी जौ। जौ में 1.8% फैट पाया जाता है, 4% फाइबर और 8 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। हाँ, प्रोटीन आगे तो यहाँ भी पूछोगे कि कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? जौ में मेनली प्रोटीन का नाम नहीं लिखा है कि हाँ यही प्रोटीन इसमें पाई जाएगी। लेकिन हाँ, जो हम गेहूं में पढ़े थे कि गेहूं में ग्लूटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती थी, इसमें ग्लूटीन नाम की प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती है, जिसके कारण जौ सबसे अधिक जिनको कोलेस्ट्रॉल या एक मधुमेह बीमारी होती है, उनको यह जौ का आटा दिया जाता है, आसानी से उनको पच जाता है। अब देखते हैं कि जौ का हम यूज कहाँ करते हैं। जौ से हम बियर बनाते हैं, दारू, शराब और माल्ट इससे पाते हैं। माल्ट तथा बियर जौ से पाते हैं। अब यहाँ पर मेंशन किया है कि हाँ कौन सी एक वैरायटी दिया है, पूछा कि एक किसके प्रति संवेदनशील है। निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी आपकी है राजकिरण। निमेटोड के प्रति, निमेटोड एक इंसेक्ट है, उसके प्रति ये रेसिस्टेंट होता है। अब पूछ रहा है कौन सी ऐसी वैरायटी है जिससे हम माल्ट सबसे अधिक पाते हैं? तो आपके ये रेखा और अंबर।
रेखा और अंबर वैरायटी से सबसे अधिक माल्ट का प्रोडक्शन होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि हल लेस, मतलब जो सीड के ऊपर कवर बनाता है उससे, मतलब विदाउट हल की जो वैरायटी है कौन से, वो है आपकी करण 3। करण 3 के ऊपर हल नहीं पाया जाता है। जो एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का मतलब समझ गए आप कि ऐसी क्रॉप जिसके एक ही पेड़ में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हो। तो जो एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। हाँ, पूछता है कि AICRP क्या होता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम, बारले पर किस ईयर में आया था। तो 1967 में, 1967 में बारले पर ऑल इंडिया रिसर्च प्रोग्राम आया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल इंडिया रिसर्च प्रोग्राम सबसे पहले किस फसल पे आया था, तो हो जाएगा मेज। लेकिन स्पेशली जब पूछेगा कि हाँ बारले पर किस ईयर में आया था, तब आप लिखेंगे कि 1967 में। सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी कौन सी है, जौ की BL2, इसका पूरा नाम है बिलाडा। BL2 का पूरा नाम बिलाडा है, ये सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे गेहूं का क्लासिफिकेशन था, राइस का था, मेज का भी था, उस तरह बारले का भी क्लासिफिकेशन है। उसके स्पाइकलेट के बेस पे, पूरी जो बाली होती है बाली के बेस पे इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला आपका है हार्डियम डिस्टिंक्ट। हार्डियम डिस्टिंक्ट, हार्डियम डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पूरी बाली बाल रहेगी, जो स्पाइकलेट होगा पूरी बाल में, केवल जो मिडिल जो बीज का स्पाइकलेट होगा वही फर्टाइल होगा, और जो जितनी भी सब रहेंगी सब स्टेराइल होती हैं। फर्टाइल का मतलब होता है कि कोई क्रॉप आप यदि लिए, यदि आप उसमें मेल और फीमेल आता है, यदि मेल उसमें नहीं रहेगा तो आपकी जो पूरी बाली होगी सब स्टेराइल रह जाएगी, उसमें ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो आपकी हार्डियम डिस्टिंक्ट है, इसमें इसको 2 रो बार्ली के नाम से जानते हैं, 2 रो के बार्ली से। और इसमें जो मिडिल फर्स्ट मीडियम स्पाइकलेट फर्टाइल, मतलब जो बीच वाला पार्ट होगा वही फर्टाइल होगा। दूसरा आपका है हार्डियम बल्गेयर। हार्डियम बल्गेयर एक 6 रो बार्ली है, 6 रो बार्ली। इसमें पूरी बाली में केवल 3 पार्ट ऐसा होगा जो फर्टाइल होगा और सारी पार्ट स्टेराइल होती हैं। बस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ आपको 3 ऑप्शन देगा कि हार्डियम बल्गेयर, हार्डियम इरेगुलर और हार्डियम डिस्ट्रिक्स में इनमें से कौन सी वैरायटी जो है 6 रो बार्ले है। तो यदि आपको याद रहेगा कि हाँ 6 रो बार्ली हार्डियम बल्गेयर है और 2 रो बार्ली हार्डियम डिस्टिंक्ट है, तो आप आंसर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका है हार्डियम इरेगुलर। हार्डियम इरेगुलर 2 तथा 6 रो बार्ली दोनों है, 2 तथा 6 रो दोनों बार्ली है। इसमें मिडिल वाली प्लस 3 और एक्स्ट्रा, जैसे कि आप देखें हार्डियम डिस्ट्रिक्ट में, हार्डियम वल्गेयर में 6 रो में, जिसमें कि 3 मिडिल की जो थी फर्टाइल थी, और उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट में एक मिडिल फर्टाइल था, लेकिन इसमें मिडिल भी होगा और एक्स्ट्रा 3 जो होंगे वो फर्टाइल होंगे। अभी था कि हार्डियम बल्गेयर का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इसका कल्टीवेशन कहाँ पर करेंगे, तो आपका है वो उत्तर प्रदेश, इंडिया में उत्तर प्रदेश। हार्डियम बल्गेयर का सबसे अधिक कल्टीवेशन इंडिया में होता है, इंडिया में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, जिसका कि यूज करते हैं माल्ट प्रोडक्शन के लिए। हाँ, अब जौ के प्रोडक्शन के लिए या ग्रोथ के लिए किस तरह का हमें जलवायु चाहिए, किस तरह की क्लाइमेट चाहिए। तो जैसे हमारा प्लांट ग्रोइंग स्टेज पर होता है तो उस समय हमें कूल चाहिए, कूल मीन्स ठंडा मौसम। और फिर जब जैसे मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुँचेगा उस समय थोड़ा सा हमें वार्म रीजन, वार्म क्लाइमेट चाहिए। मेज एक रबी सीजन क्रॉप्स है। लॉन्ग डे प्लांट गेहूं के साथ उग रही है, तो लॉन्ग डे प्लांट आपको समझा चुका हूं कि ऐसी क्रॉप्स जिसको 12 से 14 घंटे तक की सनशाइन की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तो आपकी जो जौ है एक लॉन्ग डे प्लांट है। हाँ, जर्मिनेशन के समय कितना तापमान चाहिए, तापमान
अंकुरण के समय कितना तापमान चाहिए? तो आपका है 25 से 30 अंश सेंटीग्रेड। अंकुरण के समय तापमान 25 से 30 अंश सेंटीग्रेड चाहिए, लेकिन प्लांट के ग्रोथ के समय 12 से 15 सेंटीग्रेड की ज़रूरत पड़ती है। आप क्लाइमेट में देख चुके हैं कि ग्रोथ, जब प्लांट का ग्रोथ होगा उस समय हमें कौन सा क्लाइमेट चाहिए? कूल। उसी हिसाब से इसका टेम्परेचर 12 से 15 सेंटीग्रेड है ग्रोथ के समय। हाँ, जब आपका प्लांट राइपेनिंग तथा मैच्योरिटी की स्टेज पूछेगा उस समय कितना तापमान चाहिए? आपका है 30 सेंटीग्रेड। इसमें से मेन आपका जर्मिनेशन याद करिएगा कि जर्मिनेशन ही पूछता है। पूछेगा कि जौ के जर्मिनेशन के समय कितना तापमान चाहिए, तो आपको हो जाएगा 25 से 30 सेंटीग्रेड। बार्ले को किस तरह की सॉइल चाहिए? तो आपकी सॉइल है लाइट सैंडी सॉइल, हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट तथा हेवी क्ले, भारी चिकनी मिट्टी। मतलब सॉइल चाहिए हमें सैंडी टू क्ले सॉइल। अब इसका पीएच कितना होना चाहिए? इसका पीएच है 7 से 8। कौन सी मृदा चाहिए? सैंडी से क्ले सॉइल। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सी सैंडी, हैवी सैंडी या लाइट सैंडी, तो आपका है लाइट सैंडी टू हैवी क्ले सॉइल, जिसका पीएच है 7 से 8। हाँ, आप देखते हैं सीड रेट, बीज दर कितना चाहिए बीज हमें बोने के लिए। यदि हम नॉर्मल सोविंग करते हैं, नॉर्मल सोविंग मतलब टाइम टू टाइम, तो हमें चाहिए 75 kg पर हेक्टेयर सीड। नॉर्मल सोविंग के लिए 75 kg पर हेक्टेयर सीड चाहिए। लेकिन जैसे ही लेट सोविंग होती है, जैसे हम जिस महीने में बोया जाता है उससे यदि लेट होगी तो उसके लिए 100 kg पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। अब रेनफेड एरिया में, मतलब ऐसी एरिया जहाँ पर वर्षा पे आधारित ही खेती होती हो। रेनफेड को वर्षा आधारित खेती बोलते हैं, वर्षा आधारित खेती। इसके लिए 80 से 100 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत पड़ती है। अब देखेंगे कितने स्पेसिंग पे हम बारले का सीड बोएंगे। जिस तरह गेहूं का बोए थे 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, उसी तरह इसका भी है। रो टू रो की दूरी है 22.5 सेंटीमीटर। और कितने गहराई तक बोएंगे? तो आपको पहले से पता है कि जितनी भी आदर्श गहराई है वो है 5 सेंटीमीटर। इसके लिए 4 से 5, मतलब वही बात। अब रेनफेड में कितना हमें स्पेसिंग चाहिए? मतलब वर्षा के जो वर्षा पे डिपेंड रहेगी खेती, उसमें 23 से 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और इसकी गहराई 6 से 8 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे कि कौन कौन सी क्रांतिक अवस्था है सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था, सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था। पहली सिंचाई करेंगे हम टिलरिंग, किल्ले निकलते समय। जैसे आपका प्लांट थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, उसके बाद वहाँ से किल्ले निकलना स्टार्ट होते हैं। उस समय हम पहली सिंचाई करेंगे, जो कि 30 से 35 डे आफ्टर सोविंग। डे आफ्टर सोविंग के बाद पहली इरिगेशन करेंगे। दूसरी इरिगेशन जब बूटिंग स्टेज, जब आपका लगेगा कि हाँ कुछ प्लांट में स्वेलिंग टाइप की हो रही है, यहाँ से अब सीड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, वो होती है 60 से 65 डे आफ्टर सोविंग। बीज के बुवाई के 60 से 65 दिन बाद हम दूसरी इरिगेशन करेंगे। नेक्स्ट इरिगेशन आप करेंगे ग्रेन फिलिंग या मिल्किंग। जब आपके ग्रेन्स में कुछ दूध टाइप का स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, उस समय हम करेंगे तीसरी इरिगेशन, जो कि 80 से 85 दिन डे आफ्टर सोविंग के बाद करते हैं। अब देखेंगे वैरायटियाँ, प्रजाति। पहली प्रजाति है जो कि IARI से निकाली गई है। IARI कहाँ पर स्थित है? पूसा, बिहार, नई दिल्ली पे। जिसमें कि आपकी रत्ना है, रत्ना निकाली गई है IARI से। फिर आपकी है RS6, फिर दुर्गापुर, फिर आपकी राजकिरण, RD 387। कुछ एक मोलिया डिजीज़ एक है, मोलिया डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंट कौन सी वैरायटी है? तो आपकी है ये राजकिरण और RD 387। RDB1 जो कि
RS6 के मैचुरेशन के बाद इसको उगाते हैं। ये आपकी वैरायटी है RDB1, जो कि RS6 के मैचुरेशन के बाद उसको बनाया गया था। क्लीपर से आपका कोई मतलब नहीं है, क्लीपर छोड़ दीजिए आप। और नेक्स्ट वैरायटी है RD2023, RD2552, RD2052। हाँ, चपाती के लिए जो जौ से हम रोटी बनाते हैं उसके लिए कौन सी वैरायटी है आपके है करण 16। करण 16 चपाती के लिए यूज की जाती है। कुछ वैरायटियाँ ऐसी है जो ड्राट के प्रति रेसिस्टेंट हो, सूखा सहनशील वैरायटियाँ हैं, वो उसमें RD31, RD137, K14 और K225, K252, ये आपकी ड्राट रेसिस्टेंट वैरायटियाँ हैं। हाँ, अब देखते हैं कि जैसे हम देखें कि गेहूं में हार्वेस्टिंग के समय दानों में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, फिर स्टोर करते समय कितना मॉइस्चर होना चाहिए। तो इसके लिए जौ में भी इसी तरह है कि जब हम इसकी कटाई करेंगे, कटाई करते समय जौ के दानों में 18 से 20% मॉइस्चर होना चाहिए। जब इसको हम स्टोर करेंगे, जब भंडारण में करेंगे, तब कितना होना चाहिए 12% मॉइस्चर दानों में होना चाहिए। अब देखेंगे कौन कौन सी इसमें डिजीज़ लगती है। पहली डिजीज़ आपकी थी मोज़ेक या तो येलो ड्वार्फ, मोज़ेक या येलो ड्वार्फ, जो कि एक वायरल डिजीज़ है, इसको एफिड के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। एफिड के द्वारा माहू के द्वारा यह बीमारी फैलाई जाती है, मोज़ेक या येलो ड्वार्फ डिजीज़। दूसरी आपकी एक कवर्ड स्मट, अस्टिलागो हार्डी। लूज स्मट आपको गेहूं में मिल चुका है, जिसका नाम था अस्टिलागो न्यूडाटिटिस, लेकिन वो गेहूं में था। इसका है अस्टिलागो न्यूडू हार्डी। नेक्स्ट आपका है मोलिया डिजीज़, हेट्रोडेरा अवेनी। तो आप लोग डिजीज़ देखेंगे, मोज़ेक डिजीज़ का कौन सा काजल ऑर्गेनिज्म था, कवर्ड स्मट का कौन सा था, लूज स्मट का कौन सा था, और मोलिया डिजीज़ का कौन सा काजल ऑर्गेनिज्म था। यही बात पूरी हिंदी में है, तो आप हिंदी में भी अगर देखना चाहें देख लीजिए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हार्डियम बल्गेर, वही बात है। कौन सा कुल है, ग्रेमनी या पोएसी। इसका पुष्पक्रम कैसा है, स्पाइक्स, किस टाइप का फल है, कैरियोप्सिस, क्रोमोसोम नंबर 14। इसका ओरिजिन प्लेस साउथ, वही दक्षिण पूर्वी एशिया। एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, मतलब स्वपरागित फसल है। इससे क्या क्या बनता है, माल्ट बनता है, शराब बनता है, बियर बनती है। जौ के दानों में कितना परसेंटेज प्रोटीन पाया जाता है, तो वो है 12% प्रोटीन। जौ के दाने में नमी 12% जब हम भंडारण करते हैं, लेकिन 11% प्रोटीन और 75% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हाँ, जो हार्डियम बल्गेर एक 6 कतार वाला होता है, जिसमें कि आपको बता दिया गया था कि एक हार्डियम बल्गेर मिलेगी, एक आपको हार्डियम डिस्टिंक्ट मिलेगी, आप हार्डियम इरेगुलर, जिसमें कि बताया गया था कि हार्डियम बल्गेर एक 6 रो वाली है, हार्डियम डिस्टिंक्ट जो आपकी 2 रो वाली है, और हार्डियम इरेगुलर 2 तथा 6 दोनों रो वाली फसल है। अब देखते हैं कि इन वैरायटियों को कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो हार्डियम बल्गेर का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में हम भारत में बोते हैं, लेकिन जो इसमें केवल मध्य स्पाइकलेट जो हार्डियम बल्गेर थी, इसमें आपकी जो मिडिल 3 स्पाइकलेट्स थी वो फर्टाइल थी और सभी स्टेराइल थी। लेकिन हार्डियम डिस्टिंक्ट में इसमें केवल मध्य स्पाइकलेट आपकी फर्टाइल है, तथा हार्डियम इरेगुलर में आपकी 6 तथा 2 पंक्ति वाली बालियाँ स्टेराइल होती हैं। और इसमें ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसकी रोटी डायबिटीज़ रोगियों को आसानी से पच जाती है। इसलिए डॉक्टर जिनको डायबिटीज़, जिनको मधुमेह रोग होता है, उनको सलाह देते हैं कि आप जौ के आटा की रोटी खाएं। जौ एक लवणता था क्षारी के प्रति वही आपका साल्ट टोलरेंट क्रॉप है। जौ की पत्ती होती है, गेहूं की पत्ती से थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो आपका जानने के लिए होगा कि हाँ ये गेहूं है, ये जौ है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए देखेंगे कि जौ की जो पत्ती है गेहूं की पत्ती से थोड़ी सी चौड़ी होती है।
हाँ, कहाँ पर इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है? इंडिया में। इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जौ का उत्पादन होता है। किस तरह का हमें टेम्परेचर चाहिए? तो वही शीतोष्ण, ठंडी तथा नम जलवायु चाहिए अच्छे अंकुरण के लिए। अब अच्छे अंकुरण के लिए जो आपका टेम्परेचर है 25 से 30 सेंटीग्रेड, और अच्छी वृद्धि के लिए 12 से 15 सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह की मिट्टी चाहिए? बलुई दोमट तथा दोमट भूमि जौ के लिए अच्छी मानी जाती है। अब देखते हैं वैरायटी कौन कौन सी प्रजातियां हैं। एक आपके है म्यूटेंट वैरायटी, जिसमें कि BM4 था, जिसको IRI से निकाला गया है। मोलिया डिजीज़ के प्रति कौन सी वैरायटी रेसिस्टेंट है? आपकी थी RD 378, और एक आप RD 2035, RD 2052। RD 378, RD 2035, RD 2052 ये आपकी मोलिया डिजीज़ के प्रति संवेदनशील है। एक है सामान्य वैरायटी, ऐसी RS6, ज्योति, अंबर, आज़ाद, रत्ना, करण, ये आपकी ऐसे नॉर्मल वैरायटी है जो कि कहीं आपको किसी भी दुकान में मिल जाती हैं। हाँ, कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि लवणता सहनशील होती हैं, जिसमें कि अब BL2 है और RD 2552। कुछ वैरायटी ऐसी है जिससे कि हम माल्ट का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें आपकी अंबर है और RD 137। RD 137 तथा अंबर से हम माल्ट का प्रोडक्शन करते हैं। 6 रो प्रजाति में आज़ाद और ज्योति। वही हस्क्लेस वैरायटी में करण 3 तथा हिमानी, डोलमा और कैलाश प्रमुख वैरायटियाँ हैं। सीड रेट कितना बीज दर चाहिए? 100 kg पर हेक्टेयर। किसके लिए? सूखा, जो यहाँ पर सूखा ग्रसित खेत होगा वहाँ पे 100 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मल सोइंग के लिए 80 से 100 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कब जौ बोएंगे? किस महीने में? अक्टूबर से नवंबर के महीने में हम जौ की बुआई कर देते हैं। स्पेसिंग कितना चाहिए? 22.5 इसकी दूरी है। रो टू रो तथा प्लांट टू प्लांट की दूरी 22.5, जो कि गेहूं की तरह, एज लाइक व्हीट। हाँ, देखते हैं हम कैसे इसका फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट करते हैं। कौन कौन सा फर्टिलाइज़र कितना कितना चाहिए? तो 40 से 60 kg नाइट्रोजन चाहिए, 20 से 30 kg फास्फोरस, इसके और पोटेशियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए कौन कौन सा रोग लगता है इसमें। पहला आपका रोग है ब्लाच, जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म हेलमेंथोस्पोरियम स्पीसीज है। हेलमेंथोस्पोरियम स्पीसीज। दूसरी आपकी डिजीज़ है स्ट्राइप डिजीज़, मतलब धारीदार रोग। किसके कारण होता है? हेलमेंथोस्पोरियम ग्रेमनी कवक के कारण। हेलमेंथोस्पोरियम ग्रेमनी, जो कि कवक के कारण होता है। यह एक सॉयल बार्न डिजीज़ है। ये मतलब कि मिट्टी से मिल जाता है आपको, सीड में बीमारी नहीं मिलती है। सीड को बोने के बाद ये बीमारी आपकी आती है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉयल बार्न डिजीज़। इसके नियंत्रण के लिए क्या छिड़कते हैं हम लोग? कैप्टान 3 ग्राम पर kg सीड को। एक kg सीड लेंगे, उसमें 3 kg हम कैप्टान मिलाएंगे उसके नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट आपका था लूज स्मट, जिसको अस्टिलागो न्यूडा के कारण ये बीमारी लगी थी। यह एक इंटरनल सीड बॉर्न, लूज स्मट इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज़ है, जिसका हिंदी में बोलते हैं अंत बीजोई रोग, मतलब सीड से ही ये बीमारी आती है। इसके नियंत्रण के लिए हम बाविस्ट्रिन तथा बीटा बैक्स का 3 ग्राम पर kg सीड पे छिड़काव करते हैं। तो आपको हो गया जौ, जो कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिए। अब नेक्स्ट क्रॉप आपकी है ज्वार। तो ये ज्वार को देखते हैं। सोरगम या तो ज्वार, जिसका हिंदी में नाम ज्वार है, और सोरगम या ज्वार, जिसका साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम सोरगम बाइकलर। ज्वार का साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकलर। किस फैमिली की ये क्रॉप है? ग्रेमनी या तो पोएसी। ज्वार एक ग्रेमनी तथा पोएसी
फैमिली कुल से संबंध रखती है। हाँ, अब देखेंगे कि ज्वार का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कहाँ उसका क्लासिफिकेशन किया है कि साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका में। तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में क्या देता है, अफ्रीका देता है कि साउथ अफ्रीका देता है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ज्वार के लिए गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र संख्या जो कि होती है आपकी 20। ज्वार के लिए गुणसूत्र संख्या 20। हाँ, अब देखते हैं कि ज्वार का पूरे खाद्यान्न फसलों में कौन सा पोजीशन है। तो जैसे कि आपको बताया कि पहला पोजीशन किसका था, धान का था, दूसरा पोजीशन गेहूं का, तीसरा पोजीशन आपके ज्वार का था। उसी में आपको आगे बताया गया था कि अब जौ आई थी, जौ का कौन सा स्थान था, 7वां था। तो इसी तरह आपका पहले आपका राइस है, राइस स्थान, फिर व्हीट, फिर सोरगम का 3rd स्थान है। अब देखेंगे भारत में सबसे अधिक किस राज्य में बाजरा बोया जाता है। तो आप ये डाटा को छोड़िए, डाटा ऊपर नीचे होता रहता है। सबसे अधिक भारत में बाजरा बोई जाती है, भारत के किस राज्य में, तो आपकी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्वार सबसे अधिक बोई जाती है तथा इसका प्रोडक्शन भी सबसे अधिक यहीं पर होता है। और लेकिन प्रोडक्टिविटी पूछता है तो डाटा छोड़ दीजिए, डाटा ऊपर नीचे होता है। ये तो बात होगी कि इंडिया में सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में ज्वार को बोया तथा उगाया जाता है। लेकिन पूछा है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ पर ज्वार बोया जाता है, तो आपका है यूएसए, फिर उसके बाद इंडिया। फर्स्ट स्थान पे है यूएसए, दूसरे स्थान पे आपकी इंडिया। हमें देखें कि हाँ, ज्वार का साइंटिफिक नेम क्या था, सोरगम बाइकलर, फैमिली कौन सी थी, ग्रेमनी या तो पोएसी, ओरिजिन प्लेस कहाँ पर था, अफ्रीका में, उसका गुणसूत्र संख्या 20 था। पूरे अनाज में ज्वार का तीसरा स्थान है, पहला स्थान था आपका राइस का, दूसरा स्थान था आपका गेहूं, तीसरा स्थान आपके ज्वार का। हाँ, एरिया के हिसाब से भारत में सबसे अधिक ज्वार कहाँ पर बोया जाता है तथा कहाँ पर इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, तो आपका था महाराष्ट्र में। और वर्ल्ड में सबसे अधिक कहाँ पर बोया जाता है, तो आपका था वो यूएसए में, दूसरा स्थान इंडिया का था। हाँ, देखते हैं कि ज्वार का क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहला तो है कि ज्वार को किंग ऑफ मिलेट्स बोला जाता है, किंग ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स का राजा ज्वार को बोला जाता है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कई बार पूछा गया है कि मिलेट्स का राजा किसे कहते हैं, तो आपको ज्वार को बोलते हैं। ज्वार को कैमल क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। कैमल क्रॉप्स का से आप क्या समझे, जैसे कि आप रेत पे देखते हैं कि जो आपके ऊँट होते हैं, ऊँट एक बार पानी लेकर बहुत लंबे समय तक अपना जीवन यापन करते रहते हैं, उसी तरह ज्वार में हम एक बार पानी यदि हम दे दिए तो ये उस पानी को अपने अंदर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अधिक होती है पानी को रखने की, जिस तरह की आपका कैमल रखते हैं, इसलिए इसको कैमल क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब कुछ लंबे समय तक ये पानी के स्कार्सिटी को सह सकते हैं। ज्वार जो होता है एक टॉलरेंट टू वाटर लॉजिंग मतलब समझे कि जहाँ पर खेत में पानी भर जाएगा वहाँ भी ये उगने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले राइस है, राइस को पानी में ही उगाया जाता है, फिर दूसरा आपका ज्वार था, फिर अदर्स क्रॉप है जिसमें कि आपकी बाजरा आ जाएगी, नेक्स्ट और क्रॉप आ जाएगी। इसका मतलब है कि ज्वार है जो वाटर लॉजिंग फील्ड पे भी उगने की कैपेबिलिटी रखता है। अब देखेंगे कि ज्वार में कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना फैट पाया जाता है। तो जितनी भी सीरियल्स आपको पढ़ाया गया है, सभी सीरियल्स में पहले ही बता दिया गया कि आपको 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट सीरियल में पाई जाती है। तो जो ज्वार है, ज्वार में 70% कार्बोहाइड्रेट, 8% फैट पाया जाता है तथा 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे प्रोटीन इंपॉर्टेंट है और फैट तथा कार्बोहाइड्रेट तो सबका सेम ही रहता है। हाँ, अब देखते हैं कि किस अमीनो एसिड की इसमें कमी होती है तथा किस अमीनो एसिड की अधिकता होती है।
तो ज्वार में ल्यूसिन जो अमीनो एसिड है इसकी अधिकता पाई जाती है तथा लाइसिन की कमी पाई जाती है, और इसमें 1.6% फाइबर रेशा पाया जाता है। 1.6% रेशा पाया जाता है। अब देखते हैं कि ज्वार पे जो AICRP कब आया था। AICRP मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्वार पे कब आया था, तो आया था 1969 में। अभी कहाँ पर स्थित है ज्वार के लिए जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है हैदराबाद में। ज्वार में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको कि एनिमल यदि 0.5 मिलीग्राम के ऊपर खा लिए तो एनिमल्स की मौत हो सकती है। इसका नाम है HCN या धुरीन या तो प्रूसिक एसिड। जो ज्वार में एंटीऑक्सीडेंट या तो टॉक्सिक एल्कलाइड पाया जाता है उसका नाम है HCN हाइड्रोसाइनाइड या धुरीन या तो प्रूसिक एसिड, एक ही नाम है। जिसका कि सिंथेसिस वो जो आपकी जो HCN या धुरीन या प्रूसिक एसिड का जो बनना शुरू होता है वो रूट में बनेगा। रूट में, जड़ में यह विष बनेगा तथा पत्तियों में आकर इकट्ठा होता है। पत्तियों में इकट्ठा होता है। यदि कोई जानवर 0.5 मिलीग्राम के ऊपर यदि इसे खा लेता है तो उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया कि टॉक्सिक लेवल ऑफ HCN 200 ppm। HCN का जो लेवल है 200 पार्ट पर मिलियन है। हाँ, इसकी सबसे जब ये ppm जो HCN की है सबसे अधिक किस स्टेज पे पाई जाती है, वो फ्लावरिंग स्टेज पे। फ्लावरिंग स्टेज पे HCN सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ज्वार में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट या तो टॉक्सिक एल्कलाइड पाया जाता है, वहाँ पे आपको दिया रहेगा कि HCN है कि एफ्लाटॉक्सिन है या ऐसे कुछ और दिया जाएगा। पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एल्कलाइड ज्वार में पाया जाता है, वो आपका है HCN या तो धुरीन। या तो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कितना ग्राम यदि जानवर खा गए तो जानवर के लिए हार्मफुल होगा, तो 0.5 मिलीग्राम। ज्वार का कितना टेस्ट वेट होता है, परीक्षण वजन, मतलब 1000 दानों का वेट को हम बोलते हैं टेस्ट वेट। यदि हम ज्वार के 1000 दाना लेंगे, उसका वेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका टेस्ट वेट हो जाएगा। इसका है 25 से 30 ग्राम टेस्ट वेट। ज्वार की एक वैरायटी है जो कि मेल स्टेराइल वैरायटी होते हुए, मेल स्टेराइल होते हुए भी एक वैरायटी निकली, इसका नाम है काफिर 60 CK 60। मेल स्टेराइल होते हुए भी एक वैरायटी बनी है जिसका नाम है काफिर 60 CK 60। दूसरी वैरायटी इसकी है कि अब कई बार काटने वाली वैरायटी, मतलब एक बार बो दिए फिर काटे, फिर काटने वाली फिर उगी फिर उसको काटने, मतलब मल्टी कट वैरायटी। मल्टी कट वैरायटी ऑफ सोरगम कौन सी है, पूसा चरी 2। पूसा चरी 2 आपको बता दिया गया कि जहाँ पर पूसा लग जाएगा मतलब वो कहाँ से रिलीज की गई है, IRI से। डबल कट वैरायटी मतलब ऐसी प्रजाति जिसको हम केवल 2 बार काट सकते हैं, वो आपकी है कौन सी, MP चरी 1। MP चरी 1। कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो ड्राउट के प्रति रेसिस्टेंट है। ड्राउट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है आपकी, CSB 17। ड्राउट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी आपकी कौन सी है, CSB 17।
फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सोरगम कौन सी आपकी थी? सोरगम हाइब्रिड वैरायटी CSH1, CSH1, जिसको कि 1964 में निकाला गया था। यही आपकी थी फर्स्ट प्रथम संकर प्रजाति। प्रथम संकर प्रजाति आपकी CSH1 थी। द बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी जो कि रबी के मौसम में उगाया जाता है वो आपके है MP 35 1। सोरगम एक ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन है। ऑफेन क्रॉस का मतलब क्या होता है? ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन, ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि इसमें 5 से 30% इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तथा जो रिमेन बचेगा इसमें आपका पर परागण होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। हाँ, सोरगम एक एक्सहॉस्टिव प्लांट है। एक्सहॉस्टिव मतलब होता है कि बहुत अधिक गहराई से भी यह पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्सहॉस्टिव केयर। किस किस स्टेज पे हम अब इसका स्टेज देखेंगे और इसके बाद किस किस स्टेज पे हम क्रिटिकल स्टेज पे पानी देंगे। 33 से 45 दिन के बाद ज्वार का जो सीडलिंग होगा वो पेनिकल इनिशिएशन होना स्टार्ट होगा, मतलब वहाँ से पेनिकल का निकलना शुरू होता है 35 से 45 दिन के बाद। दूसरा स्टेज आपका है 35 से 40 दिन के बाद पेनिकल इनिशिएशन टू फ्लावरिंग, मतलब 35 से 40 दिन के बीच में पेनिकल बनेगा, फिर कुछ 50% तक फ्लावरिंग हो जाएगी। थर्ड स्टेज आपका है 40 से 45 दिन, उसमें आपके एंथेसिस तथा मैच्योरिटी के स्टेज पे पहुंचेगी। कब? 40 से 45 दिन के बाद एंथेसिस होगा, फिर आपकी मैच्योरिटी आएगी। ज्वार एक ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है जो कि प्रोटोगाइनी नेचर का होता है। ज्वार एक शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब वही कि इसे 10 से 12 घंटे सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है। जो ज्वार का पॉलन है, ज्वार का पॉलन 3 से 6 घंटा तक जीवित होता है, मतलब यदि कोई बर्ड या एयर के थ्रू पॉलन किसी भी क्रॉप्स के फ्लावर के ऊपर पड़ा तो वहाँ पर यदि उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाया, पॉलिनेशन नहीं होने के बाद भी वह 6 घंटे तक जो उसका पॉलन होता है वो जीवित होता है, मतलब इतना कैपेबिलिटी रखता है कि यदि 6 घंटे पहले गिरा फ्लावर पे, यदि वहाँ पर उसके फ्लावर का जो स्ट्रक्चर था नहीं खुला, 6 घंटे बाद भी खुला तो वहाँ तक इसका पॉलिनेशन निषेचन कर सकता है। ज्वार के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? पेनिकल या तो हेड, पेनिकल या तो हेड। ज्वार में टाइप ऑफ फ्रूट को क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस, जो कि सभी सीरियल्स का होता है। सभी सीरियल्स के फल का प्रकार कैरियोप्सिस कहलाता है। अब देखेंगे जलवायु, कैसा जलवायु चाहिए ज्वार के प्लांट के ग्रोथ के लिए तथा जर्मिनेशन के लिए। ज्वार एक एनुअल रेनफॉल, जो ज्वार के लिए जो वार्षिक वर्षा चाहिए वो आपका है 600 से 1000 मिलीमीटर। ज्वार के लिए वार्षिक वर्षा चाहिए 600 से 1000 मिलीमीटर। यदि हम ज्वार की खेती खरीफ सीजन में करते हैं तो उस समय में 28 से 30 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यदि लेकिन वही आप रबी में कर दिए, रबी के मौसम में, तब 22 से 29 अंश सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। इसके इमरजेंस के लिए कितना चाहिए? जब आप सीड बो दिए, जब वो इमर्ज हो गया तो उस समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए? वो आपका है 17 से 18 अंश सेंटीग्रेड। अंकुरण के लिए 7 से 10 अंश सेंटीग्रेड की
ज़रूरत पड़ती है। अब तापमान देखिए, तापमान में जो इम्पोर्टेंट है इसे देखिएगा 28 से 31 सेंटीग्रेड, जो कि खरीफ सीजन में है। ज्वार को हमेशा खरीफ सीजन में उगाया जाता है। कुछ कुछ राज्यों में रबी में उगाया जाता है, लेकिन मेनली खरीफ के सीजन में ज्वार उगाया जाता है। अब देखेंगे किस सॉइल में ज्वार का प्रोडक्शन अच्छा होता है। रेड सॉइल तथा ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल में ज्वार का प्रोडक्शन अच्छा होता है। जो रेड सॉइल के यहाँ एल्फी सॉइल लिखा गया है, ये इसका ऑर्डर है, जो कि सॉइल साइंस में पढ़ाया जाएगा कि रेड सॉइल का ऑर्डर क्या होता है, एलुवियल सॉइल का ऑर्डर क्या होता है, बताया जाएगा। लेकिन रेड सॉइल बेस्ट मानी जाती है ज्वार के प्रोडक्शन के लिए। फिर ब्लैक सॉइल का ऑर्डर है वर्टी सॉइल। रेड सॉइल का ऑर्डर क्या था, एल्फी सॉइल, तथा ब्लैक सॉइल का ऑर्डर क्या है, यह है ऑर्डर वर्टी सॉइल। अब इसके लिए कितना पीएच होना चाहिए, पीएच है 6 से 8.5। हेवी सॉइल जो होती है, भारी मृदा, सोरगम के लिए गुड मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। अब देखते हैं कि ज्वार में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं। जड़ मेज में एक तरह की आपको रूट बताया गया था, वो है ब्रेस या तो प्रॉप रूट या तो सपोर्टी रूट। इसमें भी पाया जाता है आपका ब्रेस रूट या तो प्रॉप रूट। प्लांट को हवा के झोंकों से गिरने से बचाने के लिए यह रूट इसमें पाई जाती है, जिसको एक सपोर्टी रूट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे वैरायटी। CSH 1964 में निकाली गई थी। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है ये। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ज्वार कौन सी है, CSH1। दूसरी आपकी है CSB जो कि AICRP से निकाली गई है, CSB। अब सीड ट्रीटमेंट के लिए, बीज उपचार के लिए क्या चाहिए हमें, बीज उपचार के लिए थीरम तथा एग्रोसेन की जरूरत पड़ती है। थीरम तथा एग्रोसेन कितना, 3 ग्राम पर केजी सीड के लिए। हाँ, कितना बीज दर चाहिए, सीड रेट पूछता है भाई, ध्यान से देखिएगा। 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 केजी बीज दर की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर में कितना प्लांट बोया जाएगा, तो 1.5 लाख प्लांट, मतलब 1,50,000 प्लांट 1 हेक्टेयर खेत में पाया जाता है। 1,50,000 प्लांट 1 हेक्टेयर खेत में मैक्सिमम होना चाहिए इतना। हाँ, कितने स्पेसिंग पे हम ज्वार का सीड बोएंगे, तो आपका है 45 से रो टू रो की दूरी 45 और प्लांट के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। कितने गहराई बोएंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर। सीड को हम किसी भी केस में, जो ज्वार का सीड है, किसी भी केस में हम इसे 5 सेंटीमीटर के नीचे नहीं बोएंगे, नहीं तो क्या होगा कि सीड का जर्मिनेशन ही नहीं हो पाता है। यदि 5 सेंटीमीटर के नीचे हम बो देंगे तो सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। अब चारे के लिए कितना सीड रेट चाहिए, चारे के लिए 40 केजी पर हेक्टेयर में सीड की ज़रूरत पड़ती है। कब हम ज्वार को बोएंगे, टाइम ऑफ सोइंग। खरीफ सीजन में जून जुलाई में हम ज्वार को बो देते हैं। रबी सीजन में 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच तक हम इसे बो देते हैं। लेकिन गर्मी में जनवरी से फरवरी के माह में इसे बोया जाता है। एग्जैक्ट डेट आपका है 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में, और समर में 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में। हाँ, इसके लिए फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस और कितना पोटेशियम चाहिए। 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, 40 केजी फास्फोरस की और 30 से 40 केजी पोटेशियम की पर हेक्टेयर हमें ज़रूरत पड़ती है। अब किस किस स्टेज पे हम सिंचाई करेंगे, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। एक आपका है फ्लावरिंग, जब फ्लावर निकलना शुरू होता है उस समय इरिगेशन देंगे, जो कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है।
फ्लावरिंग के समय इरिगेशन यदि नहीं देंगे तो जो आपका दाने का प्रोडक्शन बहुत ही कम होगा, या तो होगा ही नहीं या तो बहुत कम होगा। दूसरा आपका फ्लैग लीफ या तो बूटिंग स्टेज, जब पेनिकल इनिशिएशन होना शुरू होता है उसको बोलते हैं बूटिंग स्टेज। दूसरा इरिगेशन इस पर करेंगे। फिर आपका सेकेंड इरिगेशन कब करेंगे, जब पूरी तरह से फ्लावरिंग आ जाती है, पूरी तरह से फ्लावरिंग आ जाएगी उस पर करेंगे। पहला था आपका फ्लावर जब शुरू होगा, जब फ्लावर का निकलना शुरू होगा उस समय करेंगे। दूसरा इरिगेशन फ्लैग स्टेज पे, मतलब जब बूटिंग होगी। फिर तीसरा आपका जब फ्लावरिंग पूरी तरह से आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका ग्रेन फिलिंग पे, जब सीड में जो मिल्किंग टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है उस समय चौथी इरिगेशन करेंगे। अब देखेंगे कि ज्वार में कौन कौन सा रोग पाया जाता है, डिजीज मैनेजमेंट। पहला आपका है ग्रेन स्मट, ग्रेन स्मट जिसका काजल ऑर्गेनिज्म है स्फेलोथेका सोरगी, स्पेसेलोथेका सोरगी। दूसरा आपका है लीफ रस्ट। लीफ रस्ट आपको बता दिया कि जो भी रस्ट मिलेगी किसकी वजह से होगी, पक्सिनिया कवक के। यहाँ भी आपका पक्सिनिया परपुरी, पक्सिनिया परपुरी लीफ रस्ट का काजल ऑर्गेनिज्म है। फिर आपको मिलेगा एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज हमेशा बैक्टीरिया को वैसे होता है, उस बैक्टीरिया क्या नाम है, कोलेक्ट्रोट्रिकम ग्रेमनीकोला, कोलेक्ट्रोट्रिकम ग्रेमनीकोला। फिर आपकी लीफ ब्लाइट, लीफ भी ब्लाइट भी बताया कि जितनी भी ब्लाइट आपकी मिलेगी किसकी वजह से होगी, बैक्टीरिया की वजह से। कौन सी बैक्टीरिया है, हेलमेंथोस्पोरियम टर्सियम, हेलमेंथोस्पोरियम टर्सियम। नेक्स्ट आपका है कि ग्रे या तो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जो कि सर्कोस्पोरा सोरगी की वजह से होता है। एक आपका है ग्रेन स्मट, यही अब हो चुका है, ग्रेन स्मट हो गया। लूज स्मट, लूज स्मट हमेशा आपको बताया गया था कि किससे होगा, अस्टिलागो, अस्टिलागो सोरगी, अस्टिलागो सोरगी वजह से होगा। हाँ, इसका मुख्य जो मेजर इंसेक्ट कौन सा आपका है, सोरगम सूट फ्लाई, सोरगम सूट फ्लाई इसका मुख्य कीड़ा है। हम लोग इंग्लिश का पोर्शन देख लिए, अब देखते हैं हिंदी में भी, जो कि ज्वार का वनस्पति क्या नाम था, सोरगम बाइकलर। सोरगम बाइकलर कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही थी, ग्रेमनी फैमिली या तो पोएसी फैमिली। कौन सा पुष्पक्रम को क्या कहेंगे, इस ज्वार के पुष्पक्रम को हम बोलेंगे पेनिकल या तो हेड, पेनिकल या तो हेड। कितना क्रोमोसोम संख्या, कितना गुणसूत्र पाया जाएगा, वो आपका है 20। उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, अफ्रीका। ज्वार का पूरे अनाजों में कौन सा रैंक था, थर्ड रैंक। पहला क्या था, धान था, दूसरा आपका गेहूं और तीसरा आपका ज्वार होगा। मतलब अनाज में तीसरा रैंक ज्वार का है। पहला आपका चावल था, दूसरा गेहूं, तीसरा सोरगम। भारत में सबसे जो क्षेत्रफल में किस राज्य में ज्वार की खेती सबसे अधिक होती है, तो आपका वो था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। लेकिन बात होगी विश्व में कि विश्व में सबसे अधिक ज्वार की खेती कहाँ पर होती है। इसमें आपका यूएसए का फर्स्ट रैंक है तथा भारत का दूसरा रैंक, भारत का दूसरा रैंक और यूएसए का पहला रैंक। इस डाटा को छोड़ दीजिएगा, डाटा मत याद करिए। किस देश की उत्पादकता सबसे अधिक है, तो आपकी भारत की ही थी, इंडिया की। यह एक C4 प्लांट है, C3, C4 और कैम प्लांट के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन अब जान लीजिए कि एक C4 प्लांट है। ये भारत की खाद्यान्न फसलों में क्षेत्रफल के नज़रिए से चावल, गेहूं तथा उसके बाद ज्वार का तीसरा स्थान है। अब ये पूछ रहा है कि ज्वार में कौन से एल्केलाइड पाया जाता है, तो ज्वार में आपको बता दिया कि धुरीन हो या तो प्रूसिक एसिड या तो HCN नामक जो जहर पाया जाता है, जो कि विष बोलते हैं। धुरीन हो चाहे HCN हो चाहे तो प्रूसिक एसिड,
फ्रूक्सिक एसिड, एक ग्लूकोसाइड या तो विष पाया जाता है, इसे कहते हैं। ज्वार में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 10 से 12%। इसमें लाइसिन की मात्रा कम होती है तथा ल्यूसिन की मात्रा अधिक होती है, जो एक अमीनो एसिड है। ज्वार एक एग्जॉस्टिव प्लांट है। एग्जॉस्टिव प्लांट का मतलब हुआ था कि जो ज्वार है, ज्वार अपने रूट से अधिक गहराई से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है एग्जॉस्टिव फसल। हाँ, जो ज्वार की मीठी शर्करा वाली जो प्रजाति होती है उसमें 17% तक इसमें शर्करा पाई जाती है। अब देखें कि ज्वार में कैसी हमें क्लाइमेट चाहिए, कैसा जलवायु चाहिए। तो गर्म जलवायु, जो एक 60 डे प्लांट है। ज्वार छोटे दिन का पौधा है, एक 60 डे प्लांट है। लेकिन अच्छी प्रोडक्शन के लिए हमें 26 अंश सेंटीग्रेड से लेके 30 अंश सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ज्वार को प्रोडक्शन के लिए वार्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ज्वार एक 60 डे प्लांट है, लेकिन अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें 26 से 30 अंश सेंटीग्रेड की तापमान की ज़रूरत होती है। ज्वार को एक कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। कैमल क्रॉप किस लिए जानते हैं? कि ये पानी को, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी पानी की अधिक है दूसरे क्रॉप की अपेक्षा, इसलिए इसको हम कैमल क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। किस तरह के हमें सॉइल चाहिए? तो भारी मृदा चाहिए। भारी मृदा के लिए पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से 8.5 तक मृदा का पीएच उपयुक्त है। इसे मोटे अनाजों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ मिलेट्स ज्वार को कहा जाता है। अब देखेंगे कौन कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं, जिसमें इसकी आपके निम्न CSH जो कि 1964 में निकाली गई थी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी किसकी? ज्वार की। उसमें कुछ और थी, CS5 थी, CSH6 थी, CSH9 थी, लेकिन फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी आपकी CSH1 थी। कुछ सूखा सहनशील वैरायटी है जिसमें कि है CSH13, CSH14, SPB 96 और SPB 245, SPB 346, SCB 13। इसमें कि आपकी प्रताप मेन थी और एक प्रताप ज्वार 1430। कुछ ऐसी वैरायटी है जो चारे के लिए यूज होती है, केवल बस चारे के लिए, वो है MP 35-1। इसका हिंदी नाम है MP चरी। MP चरी जो कि चारे के लिए उपयुक्त है। अब देखेंगे कि इसकी जल मांग कितना है, कितने जल पे, वार्षिक जल पे इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसकी 400 से 600 मिलीमीटर पानी की जल मांग है इसकी। हाँ, कितना बीज दर चाहिए? सीड रेट 10 से 12 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की ज़रूरत पड़ती है। और चारे के लिए कितना चाहिए? चारे के लिए 40 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत पड़ती है। कब हम ज्वार की बुआई करेंगे? ज्वार की बुआई खरीफ के मौसम में हम जून टू जुलाई में करते हैं और रबी के मौसम में अक्टूबर टू नवंबर में। खरीफ में जून तथा जुलाई में करते हैं और रबी के महीना में, जब रबी का मौसम आएगा उस समय हम अक्टूबर टू नवंबर में करते हैं। हाँ, इसकी कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए? तो रो से रो तथा प्लांट की दूरी 45 और 12 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र में कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस और कितना पोटेशियम? तो आपका 80 kg आपको चाहिए नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस तथा 40 kg आपकी 40 kg पोटेशियम की ज़रूरत होती है। अब रोग, कौन कौन से रोग है, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे? इसमें एक है कंडवा रोग, दूसरा है पत्ती धाप रोग तथा तना मक्खी, तना छेदक। ये आपके रोग के कारक हैं। उपज को नहीं देखेंगे, उपज चेंज होता रहता है। हाँ, देखेंगे जो ज्वार का राष्ट्रीय अनुसंधान है वो कहाँ पर है? तो आपका है हैदराबाद।
आंध्र प्रदेश में। जो ज्वार का अनुसंधान था, राष्ट्रीय अनुसंधान, वो आपका था हैदराबाद में। तो अब हम लोग कौन कौन से क्रॉप देखे, ज्वार देखे और सोरगम देखे, सोरगम तथा बार्ले में उसका प्रोडक्शन देखे, कहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, क्या क्या उसमें पाया गया था, कौन सी प्रोटीन थी, कितना प्रोटीन पाया गया था। फिर उसके बाद हम ज्वार को देखें कि ज्वार की कौन सी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी, उसका साइंटिफिक नेम था, कौन सी फैमिली थी, मतलब हम उनको डिटेल में देखें। तो अब अगले लेक्चर में हम अगले क्रॉप को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।